नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस फिजिक्स के अगले टॉपिक पे जिस दिन हमने छोड़ा था उसके आगे है। आज है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव सीधा लिख लीजिए। अब ये कैसे, आपने इसके पहले देखा है, कई जगह पर जरूरत पड़ी है। विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता हम निकालते थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसमें अपने दो स्थितियां पढ़ी थी, एक अच्छी स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। अब उसी प्रकार इस पर भी अच्छी, निरक्षीय और ये अलग अलग स्थितियां ना पढ़ के हम एक व्यापक सूत्र पढ़ते हैं और उस आधार पर हम दोनों कंडीशन पर निकाल लेंगे बड़े आसानी से। मान लीजिए हमारे पास ये विद्युत विभव है, विद्युत विभव द्विध्रुव, और यहाँ से हमारी इनके मिलाने की रेखा है। इसके बीच बीच पॉइंट मान लीजिए ये है O सपोज, और ये एक बिंदु है A, ये बिंदु है B, और यहाँ पर कहीं दूर स्थित कोई बिंदु है P जो O से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। अब जाहिर सी बात है, इस बिंदु की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, यहाँ से की दूरी मान लीजिए r है, तो ये बन जाएगा r थीटा, ये इसकी निर्देशांक स्थिति है। हम यहाँ से इस पर इनको दोनों को मिला देते हैं, b और ये p है, ये हो गया pb और ये हो गया pa। हमको अब गणना करनी है इस द्विध्रुव की, जिस पे आवेश मान लीजिए यहाँ से इसका माइनस q आवेश है और इसका प्लस का q आवेश है। दोनों बिंदुओं पर हमें यहाँ पर गणना करनी है। अब विभव के लिए आपने सूत्र पढ़ा है किसी भी तरीके से। क्या सूत्र पढ़ा है, ये किसी भी जो बिंदु आवेश का जो सूत्र है, तो मान लीजिए उसका v1 हुआ उस बिंदु पर, a बिंदु के कारण, माइनस q के कारण, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बाई r। r मतलब यहाँ से दूरी कितनी, AP। समझना, ये बिंदु आवेश है कारण विभव है बिंदु P पर माइनस q के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कारण बिंदु B पर, यानी V2, वो किसके कारण होगा, प्लस q कारण। वो कितना बनेगा, अब साइड में पढ़ते हैं, बार बार वही डिटेल नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आप काफ़ी दिन से पढ़ रहे हो। अब यहाँ से q बाई इसके कारण क्या होगा, BP। अब चूंकि परिणामी हमको विभव चाहिए, परिणामी का मतलब समझ रहे हैं, दोनों का टोटल, तो परिणामी विभव क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग सीधा सीधा परिणामी, कहाँ पे परिणामी, P बिंदु पर परिणामी V = V1 प्लस V2। अब ये माइनस का चार्ज है तो सीधी सी बात है, प्लस को माइनस अपने आप हो जाएगा, वो तो हो जाएगा माइनस का Q अपान, अब ये गुणा करा दो अंदर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 AP प्लस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू BP। BP एक दूरी के नाप है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो उल्टा कर दीजिए क्योंकि माइनस का है तो हो जाएगा कॉमन, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये बन जाएगा 1/BP माइनस 1/AP। अब हमको यहाँ समझना है, क्योंकि हमें BP और AP की नाप नहीं पता, हमको पता है इस किसी OP की नाप पता है जो कि R है। तो हम यहाँ से दोनों से लंब डालते हैं, इस पे लंब डालेंगे, ये से मान लीजिए M पॉइंट है और इसको बढ़ाते हुए ऐसे ले जाएंगे आगे तक, और यहाँ से लंब डाले ये मान लीजिए N पॉइंट। अब चूंकि ये बिंदु इस द्विध्रुव की तुलना में बहुत दूर है, अब बहुत दूर है तो समझ सकते हो आप कि ये जो PM है वो लगभग BP के बराबर होगा, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। चूँकि PM लगभग बराबर BP,
लेकिन हमें पूरी दूरी ये चाहिए, कितनी होगी ये, बीपी क्या है, पीएम क्या है, कितनी दूरी पीएम की निकलेगी, आप इस एंगल से निकालोगे। ये दूरी कितनी है, ये दोनों के बीच की दूरी एल है, एल, और ये थीटा कास थीटा, ये थे लंब आधार बटे कर्ण, तो ये क्या बनेगा ओ एम। पीएम कितना बनेगा, तो पीएम बनेगा, आप देखें इस एंगल से पीएम कर का लंबाई देखा जाए तो पीएम बराबर ओ पी माइनस ये ओ पी माइनस ओ एम। अब ओ पी तो हमें पता है, ओ पी का मतलब यहाँ से यहाँ तक आर माइनस ओ एम का मतलब, ओ एम क्या है, यहाँ से काश जब लंबाई देखिए आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये आधार ये है ओ एम बटे कर्ण, यहाँ से ऐसे देखते हैं ना, ऐसे, क्योंकि काश थीटा इक्वल टू क्या आएगा ओ एम बाई ओ बी, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एम बी में, तो क्या बनेगा ओ एम मतलब ये निकालना है हमें, और ओ बी मतलब एल, तो ओ एम का मतलब मान क्या निकल आया, ओ एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो ए माइनस एल कॉस थीटा, ये पीएम का मान निकल आया, यानी इसका मान पीएम लगभग बीपी के बराबर है, हमने पहले बताया है, क्योंकि लंबाई बहुत दूरी है, दूरी ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो बराबर समझ में आएगा। अब इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में निकालते हैं, ये थीटा है तो ये थीटा बन जाएगा, और सेम स्थिति अगर आएगी तो उसमें भी बन जाएगा, ये लगभग दूरी हो जाएगी, तो ये जो होगा यानी कि लगभग ये क्या पी एम, इस पर क्या करें ए पी, इसी प्रकार समझ में आ रहा होगा ए पी लगभग बराबर पी एन। अब पी एन क्या है, पी एन है, अगर पी एन की हम बात करें तो पी एन कितना होगा, पी एन यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि ओ पी प्लस ये, तो ओ पी प्लस ओ एन, और ओ पी मतलब आर, और प्लस ये ओ एन, वही सेम चीज़ इसमें भी आएगी, ओ एन मतलब एल कास थीटा हो जाएगा, जैसे ये निकाला हमने अभी आपने, तो एल कास थीटा। अब ये पी एन लगभग बराबर ए पी, तब ये बराबर लगभग ये भी हो जाएगा ए पी के। अब ये ए पी और बी पी का मान इसमें रख देना, इसको कोई समीकरण डाल दी, समीकरण 1, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब जब इसका हम मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान बी पी अभी आपने निकाला, ये बी पी एम के लगभग बराबर, और ये कितना है आर माइनस एल कॉस थीटा, तो ये आर माइनस एल कॉस थीटा। अब ऐसे ही माइनस, अब ये ए पी का मान ये निकला 1 अपान आर प्लस एल कॉस थीटा, ये समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको हल करना है, इसको हल करना है तो बहुत ही आसान, वही गुणा भाग, इसको आप नीचे लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इनका दोनों का लासा लिया है तो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी सी स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसमें जब गुणा करेंगे तो इसमें आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये माइनस चिन्ह बाहर है तो माइनस आर, और ये वाला अंदर जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब आप इंटरमीडिएट के हो, इसे बहुत कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल जो बचेगा वो क्या होगा, इधर देखते हैं इस पोर्शन पर, v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब ये एल कास थीटा प्लस एल कास थीटा, ये हो जाएगा 2l कास थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये अभी हमें मिला एक व्यापक सूत्र। अब इस व्यापक सूत्र से हमको सभी कंडीशन पे हल करना सीखेंगे।
इससे पहले हम जानते हैं कि आर की तुलना में ये आर ये है, ये एल की लंबाई कितनी कम होगी और एल का स्क्वायर और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो हमने पहले भी किया था, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर इज़ वेरी 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 एल स्क्वायर। तो उसको नगण्य कर दीजिए, तो फाइनल सूत्र क्या बन गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ 1 नहीं था, q भी था, आप देखे होंगे q लिखा था, यहाँ भी q था, तो q इंटू 2l cos थीटा बाई आर स्क्वायर। q इंटू 2l याद आ रहा होगा आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपने पढ़ा था, तो ये होता है p। तो हो जाएगा फाइनल सूत्र v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये कैसे, क्योंकि चूंकि p बराबर q इंटू 2l। अब ये हमारा है व्यापक सूत्र। किसका व्यापक सूत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का। अब व्यापक क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसी सूत्र पे आधार पर हम उन दोनों स्थितियों को जो आपने पहले पढ़ा था कि जब बिंदु द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर हो या द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति लंबवत हो, दोनों स्थितियों में कैसे होगा, समझते हैं। वही कंडीशन, वही सूत्र समझने के लिए फिर से मैं यहाँ पे प्रयोग करता हूँ इस जगह का। यहाँ समझते हैं, यदि ये जो cos थीटा, थीटा क्या है, इसके इस बिंदु की एंगल का नाम थीटा है। अब जब अच्छी स्थिति होगी तो ये थीटा मान लो बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ पर अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी स्थिति पर क्या होगा, अच्छी स्थिति पर थीटा इक्वल टू 0 अंश, क्योंकि ये थीटा यहाँ बिंदु आ गया होगा सीधे आके, तो थीटा हो जाएगा 0। जब cos थीटा 0 तो cos थीटा इक्वल टू आप जानते होंगे इक्वल टू 1। तो फाइनल सूत्र क्या बन गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर स्क्वायर। ये कब, जब बिंदु द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर स्थित हो, और यही स्थिति दूसरे पे निकालते हैं जब बिंदु निरक्षीय पर स्थित हो। तो निरक्षीय के लिए क्या होगा, निरक्षीय और अनुदैर्ध्य स्थिति, निरक्षीय पर तो थीटा इक्वल टू 90, सीधी सी बात है, ये थीटा उठ के यहाँ बिंदु बीचों बीच आ जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो cos 90 इक्वल टू 0। तो सूत्र क्या बन गया, v/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर स्क्वायर इंटू 0, तो cos 90 हो जाएगा इस सूत्र में। जबकि 0 तो पूरा सूत्र क्या होगा, v इक्वल टू 0। इससे क्या साबित हुआ कि जो विभव है, जो वैद्युत विभव है, वो 0 हो जा रहा है। 0 होने का मतलब कि जब बिंदु निरक्षीय स्थिति पर होगा किसके, विद्युत द्विध्रुव के, तो उसकी जो परिणामी विभव होगा वो 0 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि आप समझे होंगे, अगर आप उस पुराने मेथड से भी इसको हल करेंगे तो यहाँ पर निकालने के बाद ऐसे और ऐसे एंगल पर दोनों दूरियां बराबर हो जाती हैं, और वो माइनस का एक प्लस का, क्योंकि ये एक ऐसी है अदिश राशि है, और जुड़ के 0 प्राप्त हो जाएगा। ये हमने आपके सिलेबस के अनुसार एक व्यापक सूत्र निकालते हुए फिर हमने इसका अध्ययन जिक्र कर दिया है। हालांकि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इसका जिक्र नहीं किया गया है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अपने जो भी आपका संदेह है नीचे कमेंट में ज़रूर कहें, मैं अगले वीडियो पे उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसका मात्रक वही विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट, यानी कार्य से बना है तो जूल प्रति कूलम, सिंपल सा। अब अगला टॉपिक आता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब ये कैसे समझते हैं इसको, आवेशों देखो टॉपिक से सब समझ में आ रहा है कि निकाय, ये निकाय मतलब एक पूरा सिस्टम जिसमें बहुत सारे आवेश निहित होंगे।
के कारण विभव। अब आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी किसी बिंदु पर विभव गणना करनी है और उसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं। सपोज ये हमारे पास कोई बिंदु है जिसका नाम P है और इसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं। यहाँ पर एक आवेश है Q1, इसकी यहाँ से दूरी हो गई मान लो R1। एक आवेश यहाँ पर है, इसका नाम Q2 है, इसकी यहाँ से दूरी हो गई R2। एक यहाँ से कोई आवेश रखा है R3 दूरी पर, इसका नाम Q3 है। ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये मान लो कोई Qn आवेश है, इसकी दूरी Rn है। अब इन बहुत सारे आवेशों के कारण, देखो आवेशों के निकाय के कारण, निकाय मतलब बहुत सारे आवेश उसमें सन्निहित हैं, उसके कारण विभव ज्ञात करना है। कहाँ पर? हमें इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर। तो सिंपल सा है, आपने पहले पढ़ रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसका हमने जिक्र किया था। तब चूंकि Q1 आवेश है तो इसके कारण जो विभव होगा वो V1 होगा। Q2 आवेश है उसको V2 कर ले रहे हैं, वैसे ही आगे देख रहे हैं। तो V1 क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1। आपने यही पढ़ा था इसका फार्मूले में। फिर दूसरा बिंदु आता है V2 क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2। ऐसे V3 चाहे जितना आप लिख डालिए, कॉन्सेप्ट सेम है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए, खाली समझाने के लिए इतनी सारी व्याख्या की जा रही है। ऐसे बहुत सारे मान डाट करके n आवेश हैं Vn, तो Vn क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn/Rn। क्लियर हो रहा होगा? अब Q1/Rn ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमने, क्योंकि अलग अलग है, ये अलग अलग आवेश का यहाँ पर विभव है, हमें संपूर्ण रूप से ज्ञात करना है। और विभव क्या है? विभव एक अदिश राशि है और उसका जो समपरिणामी होता है वो उन समस्त विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो परिणामी विभव के लिए आप यहाँ पे परिणामी V = V1 + V2 + V3 + डाट जितना भी है Vn तक। अब ये ज्ञात करने के लिए आप इनके मान रख सकते हैं। तो V = आप यहाँ से देख रहे हैं सब में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया कॉमन। अब अंदर क्या होगा? Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + डाट Qn/Rn। बस यही फार्मूला है, कुछ अलग से नहीं था। सिर्फ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए आपके टॉपिक में दिया कि आवेशों के निकाय के कारण विभव क्या होगा। और आवेशों का निकाय का आशय सिंपल सा है कि एक ऐसा बिंदु पर जिसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं और उन सब आवेशों कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा है विद्युत विभव पर। वो विभव क्या होगा वो परिणाम आपने निकाल लिया, कितना भी आवेश हो। लेकिन ये क्यों बताया गया, ये टॉपिक क्यों रखा गया? ताकि आपको जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो कठिनाई ना आए। आप जितने प्रकार का जब भी विभव की बात करें, आप सभी का अलग अलग निकाल करके संपूर्ण रूप से बीजगणितीय रूप से जोड़ देंगे, आपका रिजल्ट एकदम क्लियर है। ये होगा उसका फार्मूला। अगर इसको आप संक्षिप्त में लिखना चाहें तो और शॉर्ट में लिख सकते हैं। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इनको क्या कर देंगे? सिग्मा वाला स्टाइल, ये सिग्मा। I = 1 to n, और यहाँ क्या हो जाएगा? Qi/Ri। सिंपल, ये फार्मूला संक्षिप्त करने के लिए है जब हम विभव के परिणामी रूप से समस्त रूप से ज्ञात करने का प्रयास करें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हम विभव के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं।
हमने जाना कि विभव क्या था, यानी विद्युत विभव क्या था, एक बिंदु आवेश कण विभव का क्या फार्मूला है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण जो 3 स्थितियाँ बनती थीं, अच्छी, निरक्षी और एक व्यापक स्थिति। व्यापक स्थिति का आशय है कि कहीं पर भी रखा हो। अच्छी का मतलब है कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे करके 2 पॉइंट हमने देख लिए यहाँ मार्कर के आधार पे, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, प्लस आवेश क्यू आवेश। तो अगर इसके सापेक्ष में ऐसे कोई बिंदु रखा है और वहाँ पे गणना करनी है, वो कहलाता है अच्छी स्थिति। और अगर यहाँ के बीचों बीच इनकी गणना करनी ऐसे, ये कहलाता है निरक्षी। लेकिन मान लो यहाँ कहीं रखा है या यहाँ कहीं रखा है, उसकी गणना कैसे करेंगे? तो वो हमने व्यापक सूत्र आपको निकाला था, जो प्राप्त हुआ है v = 1/4πε0 p/r² cos थीटा। वो थीटा डिसाइड करता है कि वो बिंदु कहाँ पर रखा हुआ है, और उस थीटा के आधार पर वो व्यापक सूत्र कहलाता है। और उसी आधार पर हम दोनों बेस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो अच्छी स्थिति के लिए cos थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0, और cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो सूत्र मिलेगा v = 1/4πε0 p/r²। आपको दोनों में गणना करनी है, तुलना करनी है और उसी आधार पर आगे बढ़ना है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ध्यान दें और उस आधार पर काम करेंगे तो आसानी से आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास है वो हमारी क्लास होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, और उस आधार पर हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक को समझेंगे। ये आज आपने जो पढ़ा, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, अपना क्वेश्चन डालेंगे। मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।